यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जनरल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों की वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अगर एसएससी जीडी हो, रेलवे के एग्जाम हो जैसे एनटीपीसी, ग्रुप बी, आरपीएफ के एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों के साथ साथ आप लोगों को यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यानी कि जिसमें भी जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों में यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। सभी प्रश्न जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का प्रश्न पहला ही है। कह रहा है कि C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है। अगर आप कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो जिसमें रासायनिक नाम वाला आता है IUPAC, तो उसमें ये प्रश्न आएगा कि C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है। क्या ये एल्कीन है, एथाइन है या एल्केन है। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, उसमें 3 सूत्र होता है, जिसमें एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है साथियों। तो क्या होता है CnH2n+2, ये होता है क्या, तो हमारा एल्केन होता है, ठीक। और एक होता है CnH2n सिर्फ, तो ये क्या होता है, एल्कीन होता है। क्या होता है साथियों, एल्कीन। एक होता है CnH2n-2, ये होता है क्या, एल्काइन होता है। क्या होता है साथियों, तो ये एल्काइन होता है। तो ये सभी तीनों फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए साथियों, कि कौन सा एल्केन का रूप होता है, कौन सा एल्कीन का रूप होता है और कौन सा एल्काइन का रूप होता है। ठीक है साथियों, तो CnH2n+2 क्या हो जाएगा, तो एल्केन। CnH2n क्या हो जाएगा, तो एल्कीन। और CnH2n-2 क्या हो जाएगा, तो एल्काइन हो जाएगा। अब हमारा देखेंगे तो यहाँ पर n का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पर 6, यानी कि CnH2n हो जाएगा। 2n बन रहा है, 3 से 6 हो रहा है 2n, यानी कि ये हमारा क्या है, तो एल्कीन में है। यानी कि हमारा प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो एल्कीन श्रेणी का हो जाएगा। तो इस प्रश्न के साथ साथ आप लोगों को साथियों 3 और प्रश्नों का जो जवाब मिल गया है। अगर आपसे पूछेगा कि एल्कीन का क्या बनेगा, तब तो आप बता देंगे CnH2n। एल्केन का क्या बनेगा, तब भी आप फार्मूला लिख लिए हैं। एल्काइन का क्या बनेगा, तब भी आप लोग देख लिए हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे एक प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण या सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण। तो सभी लोग जानते हैं जो ओजोन परत में जो है हानि, वो सबसे ज्यादा किसके कारण हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ से होता है साथियों, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, तो CFC बोलते हैं। ये शीत पदार्थों में जैसे ACO, फ्रीज हो, इन सभी से क्या होता है, तो CFC का उत्सर्जन सर्वाधिक होता है। तो ओजोन परत का जो हानि है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, कह रहा है कि सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन देख लीजिए साथियों, कह रहा है फरीदाबाद, सिकंदराबाद, अलवर, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जो मेले से संबंधित प्रश्न है वो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और सूरज कुंड ऐसा मेला है जो कि हर वर्ष में मनाया जाने वाला ये मेला है। तो आप लोगों को जो जगह है बता देते हैं साथियों, वो है जगह कहाँ पर, तो फरीदाबाद। और फरीदाबाद की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये कहाँ पर है, तो हरियाणा में। कहाँ पर साथियों, तो ये हरियाणा में जगह है फरीदाबाद, वहीं पर क्या होता है, तो सूरज कुंड का मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है। क्या भाग 4 में है, भाग 5 में है, भाग 7 में है या भाग 9 में है। तो पंचायती राज की बात किया जाएगा साथियों, तो आप लोगों को बता दें कि जो भाग 9 है इसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया है। तो कौन सा भाग हो जाएगा, तो ऑप्शन 9 हो जाएगा। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। कब साथियों, तो 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, और आप लोगों को बताना है कि पंचायती राज जो संविधान अधिनियम है वो कौन सा संशोधन है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता कौन है। ये बहुत ही टफ और हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए इजी हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ऑप्शन के हिसाब से टफ हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, और डी कह रहा है कि उपरयुक्त सभी। तो बहुत से लोग उपरयुक्त सभी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन जब सृष्टि की बात की रचना आएगी तो केवल कुछ मतलब केवल एक ही लोग की होंगे जो कि सर्वश्रेष्ठ होंगे। कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन ये ब्रह्मा जी। यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार जो सृष्टि के रचनाकार कौन है, तो वो ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। क्या चिनाब नदी पर है, कावेरी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है और यमुना नदी पर है। साथियों इस प्रश्न से यहाँ पर आप लोगों को दो जवाब देखने को मिलेगा, यानी कि दो प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग यहाँ से जान जाएंगे। एक यह है कि धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, और दूसरा यह साथियों कि कभी कभी यह पूछ लेता है कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आप लोगों को साथियों हम दोनों बताने वाले हैं कि जो धुआंधार जलप्रपात है साथियों, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा जब इसका स्टेट के बारे में पूछा जाएगा साथियों, तो हो जाएगा हमारा MP यानी कि मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा साथियों, तो मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। क्या राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करते हैं।
तो जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है साथियों वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा साथियों? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वही मुख्य न्यायाधीश की जो उम्र की बात किया जाएगा साथियों तो 65 वर्ष के बाद इनकी जो है कार्यकाल समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक प्रश्न ऐसा है इसमें जो कि इसका लेना देना नहीं है, वो कुछ अजीब ढंग से प्रश्न आ गया है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सॉरी, ऑप्शन देख लीजिए, ओ होगा, ए बी होगा, बी होगा या डी कह रहा है कि ए होगा। तो सर्वदाता और सर्वग्राही दोनों इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे साथियों और जानेंगे कि कौन सा सर्वदाता होता है, कौन सा सर्वग्राही होता है। एक चीज और यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो ऑप्शन है ऑप्शन के हिसाब से मैं और बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ओ प्लस होता है, ओ माइनस होता है, ए बी प्लस होता है और ए बी माइनस होता है। दोनों में क्या होता है? तो पॉजिटिव और निगेटिव होता है। जैसे बी में भी निगेटिव होता है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ आप पर। जैसे यहाँ पर आप लिख देकर मैं क्या कर दे रहा हूँ, तो ओ बी प्लस, यहाँ पर माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ विस्तृत जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। और ए क्या होता है? प्लस, ए माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सर्वदाता रक्त समूह की यानी कि जो सब देने वाला होता है, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा ऑप्शन में, तब तो ठीक ठीक है, ओ हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ओ माइनस और ओ पॉजिटिव यानी कि ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव दे देगा, तब आप क्या करेंगे, किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? तो आप लोगों को बताते साथियों कि जो ओ निगेटिव होता है ये हमारा जो है क्या होता है? तो सर्वदाता होता है। यहाँ पर अगर ऑप्शन में अगर दे देता ओ पॉजिटिव तो आप लोग ओ पॉजिटिव वालों को नहीं करेंगे, आप लोगों को जवाब क्या देना है? ओ निगेटिव। और इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछेगा सर्वग्राही तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए बी प्लस, ठीक है। अगर ए बी माइनस का पूछेगा कि क्या ये सर्वग्राही है, तो दोस्तों ये हमारा जवाब होगा नहीं। जो पॉजिटिव वाला होता है वो सर्वग्राही होता है और जो ओ निगेटिव वाला होता है वो सर्वदाता होता है। और हमारा ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ओ में माइनस और प्लस दिया ही नहीं, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव नहीं दिया है, तो केवल हम ओ को सही करेंगे, ठीक है। इस मतलब यहाँ से आप लोग ये ध्यान देंगे कि कौन सा सर्वदाता होता है, कौन सा सर्वग्राही होता है, और पॉजिटिव निगेटिव के साथ आप लोगों को जानना है। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए थे? 28, 31, 30 या 29? तो पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए थे साथियों? यहाँ पर हो जाएगा हमारा जवाब डी, क्या? 29 हो जाएगा। एल्युमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है। तो एल्युमिनियम की जो बात कर लेंगे साथियों, तो एल्युमिनियम कितना होता है? परमाणु क्रमांक तो 30, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, क्या एक होगा, दो होगा, तीन होगा या चार होगा? तो एल्युमिनियम का अगर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2, 8, 3। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, जो कक्ष के सबसे बाहरी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही क्या हो जाता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है? तो 3 सबसे बाहरी कक्षा में है ये, तो यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किसी को डाउट, क्योंकि बहुत से लोग संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालना नहीं जानते हैं। अगर आप लोगों को परमाणु क्रमांक उस तत्व का मालूम है साथियों तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात कर लेंगे तो अगर परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम का 13 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 कुछ इस क्रम में होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और 2, 8 10 हो गया। अब 13 तक पहुंच रहा तो आखिरी कक्ष में कितना आएगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। और जो आखिरी कक्ष में होता है वही क्या हो जाता है? तो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? तब ऑप्शन सी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि सी में 3 दिया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक दिया गया है? क्या अनुच्छेद 24 तक, अनुच्छेद 28 तक, अनुच्छेद 30 तक या अनुच्छेद 35 तक? तो बताइए साथियों कि कहाँ तक ये दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों की बात किया जाएगा साथियों तो ये 12 से 35 के बीच में दिया गया है। और भाग की बात करेगा तो भाग 3 में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। वही जो राज्यों से संबंधित होगा वो 1 से 5, नागरिकता से संबंधित 6 से 11 के बीच में दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ हैं? क्या एक है, दो है, सी कह रहा है कि 4 है, डी कह रहा है कि 5 है? तो इस्लाम धर्म की बात किया जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर टोटल कितने स्तंभ हो जाएंगे? तो 5 स्तंभ हो जाएंगे। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों कि भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है? क्या कानपुर से, मिर्जापुर से, वाराणसी से? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का मानक समय रेखा साथियों जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोला जाता है जिसे, ठीक साथियों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा बोला जाता है। और यह भारत में है जो है मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों। अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो मिर्जापुर, और बहुत से किताबों में देखेंगे तो जो प्रयागराज का नैनी जगह है वहाँ पर दिया है। लेकिन अब नया जो एनसीईआरटी आप देखेंगे तो वहाँ पर मिर्जापुर दिया गया है। आप यहाँ पर डाउट मत रहिएगा, मैं 100% कन्फर्म होकर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल का जवाब बहुत से लोग करेंगे कि आप लोग प्रयागराज के नैनी में जगह पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों, ठीक है। यहाँ पर आप कन्फर्म हो जाइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मिर्जापुर ही होगा। चलिए, असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पोंगल, बिहू? तो जी हाँ साथियों, जो बिहू होता है वो असम में ही मनाया जाता है। वही अगर पोंगल की बात करेगा साथियों तो हमारा हो जाएगा तमिलनाडु,
क्या हो जाएगा साथियों, तो तमिलनाडु में कौन सा तो पोंगल त्योहार मनाया जाता है। अगर ओणम पूछेगा तो केरल हो जाएगा। चलिए, मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? क्या यकृत में, हृदय में, आंत में या मस्तिष्क में? तो जो यूरिया का चक्र होता है साथियों वो यकृत में होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। खेतड़ी की खान है, क्या गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है या मध्य प्रदेश में है? तो साथियों इस प्रश्न के अलावा एक कुछ एक्स्ट्रा आप लोग जानकारी ये ले लीजिए कि सबसे पहले आप ये जानिए कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। जो खेतड़ी का खान है वो सबसे पहले पूछता है साथियों कि वो किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है या सोने के लिए प्रसिद्ध है? इन सभी मतलब धातुएं होती हैं कि किसके लिए वो खेतड़ी प्रसिद्ध है। तो साथियों प्रश्न के हिसाब से जो इसका सही जवाब होगा वो तो तांबा होगा साथियों। क्या हो जाएगा तो राजस्थान। लेकिन खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, पूछता है खेतड़ी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा तांबा। पूछेगा किस राज्य में स्थित है, तो साथियों क्या हो जाएगा तो राजस्थान हो जाएगा। वाशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है? क्या अम्लीय होती है, क्षारी होती है, उदासीन होती है? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो वाशिंग सोडा की जो प्रकृति होती है वो क्या होता है तो क्षारी होता है। क्या होता है साथियों, तो क्षारी होता है, यानी कि 18 का क्या हो जाएगा तो 20 सही जवाब हो जाएगा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1967 में, 1966 में, 1968 में, 1965 में? तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था साथियों, तो 1967 में जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, कब जोड़ा गया था तो 1967 में। निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्या अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21? तो क्या सही जवाब हो जाएगा साथियों, तो अनुच्छेद जो है 16 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर के द्वारा स्थापित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा या लॉर्ड रिपन के द्वारा? तो चारों ऑप्शनों को देखने के बाद साथियों जो ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनके शासनकाल के दौरान सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था, यानी कि 21 का क्या हो जाएगा तब ऑप्शन सी सही जवाब होगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में, सिक्किम में, नागालैंड में या मणिपुर में? तो महात्मा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय साथियों वो महाराष्ट्र में है। एक जगह वहां पर वर्धा है, वहीं पर क्या है तो यह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। हिंदी को जो है प्रसिद्धि दिलाने के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था तो 1997 में महाराष्ट्र में। ठीक है साथियों, कहाँ पर तो महाराष्ट्र में 1997 में यह स्थापित किया गया है। सबसे छोटे कणों में से कौन सा प्रकाश परिकिरणित होता है? लाल, नीला, हरा या पीला? तो कौन होगा साथियों, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा नीला। ठीक है, तो 23 का क्या करेंगे तब ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? 1951 से 55, 1955 से 60, 1961 से 66, 1969 से 1975 के बीच में? तो जो तीसरी पंचवर्षीय है साथियों 1961 से 1966 के बीच में है। क्या है साथियों, तो 1961 से 1966 के बीच में है। और जब पहला पूछेगा साथियों तो ये हमारा पहला वाला हो जाएगा 1951 से 1956 के बीच में। क्या हो जाएगा साथियों, 1951 से 1956 के बीच में। प्रश्न है हमारा तीसरा, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मिजोरम, बी कह रहा है कि असम, सी कह रहा है कि उपरोक्त दोनों, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दें साथियों जो प्रधानमंत्री डिवाइन योजना है साथियों ये पूर्वोत्तर के राज्यों की विकास के लिए ये योजना लाया गया था। ठीक है, तो पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर लेंगे साथियों तो यहाँ पर मिजोरम और असम दोनों हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा तो उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। साथियों 2-3 राज्यों को और जान लीजिए, जैसे कि नागालैंड हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, इस सभी ऑप्शन में होगा तब भी उसको आप लोग क्लिक करेंगे। ये नहीं कि केवल मिजोरम और असम देख लियो तो बस ये होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में है जो कि डिवाइन योजना को लागू किया गया है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने शुरू किया था? क्या राजस्थान ने, आंध्र प्रदेश ने, हरियाणा ने या केरल ने? तो सबसे पहले जो है राजस्थान का जो है नागौरी जिला है वहां पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था। ठीक है साथियों, यानी कि 26 का क्या हो जाएगा तब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए साथियों, तो ऑप्शन देख लिए क्या होगा, ट्रिप्सिन होगा, पेप्सिन होगा, टाइलिन होगा, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो लार में कौन सा पाया जाता है एंजाइम साथियों, तो टाइलिन, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ है? यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ पर है? तो ऑप्शन देख लीजिए साथियों, इसका जो ऑप्शन नहीं दिया गया है ये पर कहाँ पर है तो हैदराबाद में। कहाँ पर है साथियों, तो इसका जवाब जान लीजिए, जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास है और पंचायती राज व्यवस्था तो वो हैदराबाद है। कहाँ पर साथियों, तो हैदराबाद में यह स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? क्या 2,
12, 22 या 20। तो राष्ट्रपति जो है कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। लेकिन जो ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये साथियों जान लीजिए, जो 12 चुन कर जाते हैं साथियों, मनोनीत होकर जाते हैं, जो मनोनीत होकर जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न 30 कह रहा है कि 2004 में निम्नलिखित में से कौन भाषा को राज्य सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, तो तमिल हो जाएगा। ठीक है, तमिल क्या हो जाएगा, तो हमारा शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था। 23 जून 1757, 16 जून 1761, 23 जून 1758 या 17 जून 1757 को। तो हारा कब था साथियों, तो 23 जून 1757 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बारी दोआब किन दो नदियों के क्षेत्र के बीच है। राव और सतलज, रावी और ब्यास, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और कावेरी। तो क्या सही जवाब हो जाएगा साथियों, तो रावी और ब्यास। चलिए, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया। 2016 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब साथियों, तो 2017, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 10A, अनुच्छेद 12A, अनुच्छेद 17A, अनुच्छेद 19A। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 12A। इसका जो संबंध है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था। तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिस्तरीय पूछेगा साथियों तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो बलवंत राय मेहता। अगर द्विस्तरीय पूछेगा, ठीक है साथियों, अगर द्विस्तरीय पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तब अशोक मेहता समिति हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी, कृष्णा नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी तो आप लोग सभी लोग जानते हैं साथियों, ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, वही कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र में से। महाबलेश्वर कहाँ है साथियों, तो महाराष्ट्र में है। यानी कि प्रश्न नंबर 36 का क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 24A किससे संबंधित है। देशद्रोह से, हत्या से, राजद्रोह से या अपहरण से। इसका जो संबंध है साथियों 124 से राजद्रोह से संबंधित है। किससे है साथियों, तो राजद्रोह से इसका संबंध है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को पूछ रहा है साथियों, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए साथियों, तो रूस से लिए गए हैं। ठीक है साथियों, ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची को लिया गया है। ठीक है साथियों, अमेरिका की बात कर लिया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से क्या लिया गया है, तो संरक्षण के बारे में लिया गया है, संविधान संरक्षण। मौलिक अधिकार भी हमें कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी। तो जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी को बोला जाता है। किसे साथियों, तो कोसी नदी को बोला जाता है। वही दामोदर नदी को किसको, तो बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को बोला जाता है। दोनों आप लोग याद करिएगा, जो बिहार का शोक है वो कोसी है, जो बंगाल का शोक है वो कौन है, तो दामोदर नदी है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अधिकतम आयु सीमा क्या है। 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष या 30 वर्ष। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो अधिकतम आयु साथियों हो जाएगा 50 वर्ष, यानी प्रश्न नंबर 40 का क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो साथियों ये था हमारा आज का प्रश्न। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो साथियों तो बीच में मैंने एक भी बार नहीं बताया है, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।